फूड चैप्टर का नाम। हाँ बस यही जीओसी थर्ड है आज। हाँ कोटा जी जीओसी का वही थर्ड लेक्चर है ना, एक बार दोबारा से देख देखो, दोबारा से देखो, मैंने कल हेडिंग डाला था आपसे, रेजोनेंस इफेक्ट बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट मैंने हेडिंग डाला था, रेजोनेंस इफेक्ट डाला था बेटा। रेजोनेंस इफेक्ट बेटा, the polarity produced the polarity produced in a molecule produced in a molecule by the interaction, polarity produced in a molecule by the interaction between pi bonds, or lone pair of electrons and pi bond and pi bond and pi bond is called resonance effect. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। The polarity produced in a molecule by the interactions between pi bonds or lone pair electrons and pi bond is called resonance effect. फिर आपको पढ़ा था types of resonance effect, types of resonance effect. Types of resonance effect हुई। There are two types of resonance effect. नंबर एक आपका प्लस, पहला आपका प्लस आर इफेक्ट है, दूसरा आपका जो है वो माइनस आर इफेक्ट है बेटा। एक प्लस आर इफेक्ट है तो एक माइनस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट में आपका पॉइंट है प्लस आर इफेक्ट है बेटा। उतार दे क्या? आप पढ़ेंगे प्लस आर इफेक्ट डिटेल में। द एटम और ग्रुप्स, द एटम्स और ग्रुप्स which release the electrons, which release its lone pair of electron, which release its lone pair of electrons, lone pair of electrons towards the benzene ring, towards the benzene ring is called plus R effect, is called plus R effect atom or group,
is called plus R atom plus R effect atom or group plus R effect atom or group। बैठो बेटा फटाफट बैठिए। आ जाए करो टाइम से, बिल्कुल 9 बजे का टाइम है तो मैं बिल्कुल 9 बजे आ जाता हूँ, मैं बिल्कुल भी लेट, मैं लेट नहीं होता बिल्कुल भी पता। आप लेट हो सकते हो बट मैं लेट नहीं होने का। देखो ध्यान से, ये आपका एनिलीन है बेटा, एनिलीन प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप शो द प्लस आर इफेक्ट। ये अपना पेयर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ से यहाँ, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। तो NH2 आपका प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। फिर यहाँ प्लस आर इफेक्ट पढ़ना है बेटा पहले। डबल बॉन्ड आपका ये NH2 प्लस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। यानी NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, NH2 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। NH2 ग्रुप रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, जिसका मतलब प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। जो भी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की ओर रिप्लेस करे रिलीज करेगा उन्हें क्या कहेंगे, प्लस आर इफेक्ट एटम्स और ग्रुप कहेंगे। बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है सारे ग्रुप आपके, यानी कल लिखवा देता, मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कल वैसे लिखवा देता। सबसे ज्यादा आपका O माइनस है, उसके बाद फिर आपका NR2 था, उसके बाद फिर आपका NHR था, उसके बाद फिर आपका NH2 था, उसके बाद फिर आपका OH था, OCH3 था आपका। ये मैंने एक लाइन में लिखवाए थे, ये सारे के सारे है ना, ये सारे एक लाइन में लिखवाए थे। फिर दूसरे आपके NR2 पहला आना बेटा, NR2 पहले आएगा प्लस में, NH2। हाँ एक मिनट बेटा, कल मैंने वैसे लिखवा था ना, एक मिनट बेटा एक मिनट। सबसे ज्यादा होगा बेटा आपका NH2, कल ये लिखवा था ना। उसके बाद फिर आपका NHR लिखवाया था, उसके बाद फिर आपका NR2 लिखवाया था, उसके बाद फिर आपका OH था, उसके बाद फिर आपका OH3 था। कंटिन्यू करेंगे इसको यहीं से लगातार, है ना, कंटिन्यू करना है। ये आपका NHCOCH3 था बेटा, उसके बाद OCOCH3 था, उसके बाद उसके बाद आपका R था, R का मतलब CH3 आपका कोई भी है ना, CH3 ग्रुप है आपका, कोई भी R है। उसके बाद फिर आपका AR लिखवाया था, और सबसे बाद में लिखवा था CH डबल बॉन्ड AR2। तो ये सारे पॉइंट आपको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग यानी सब्स्टिट्यूएंट्स की एक्टिवेटिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एक्टिवेट कोई करेगा बेंजीन को, तो ये करेगा।
ऑक्साइड आयन, उससे कम NH2, फिर NHR, फिर NR2, फिर OH, फिर OCH3, NHCOCH3, OCOCH3 और R और AR, और ये आपका CH डबल बॉन्ड Cr2 आपका। अब यहाँ पे लिखना है आपको, इतना सा तो आपको लिखना था। अब लिखते हैं प्लस आर इफेक्ट ग्रुप आर द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके। लिखते हैं इसमें नोट करके लिखते हैं, हटा दो इसे। इतना तो लिखा हुआ है आप लोगों का, है ना? हाँ। प्लस आर एफ प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप आर कॉल्ड मॉर्निंग with plus R effect groups are called ortho and para director. Ortho and para director because they increase electron density. Because they increase electron density on ortho and para position. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। सच एज, अगर लेटस एज्यूम दैट, लेटस एज्यूम, कैसे एज्यूम करता हूं, ये आपके पास कोई बेंजीन रिंग, अभी अभी जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन समझाई है उसी में एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज आया और रेजोनेंस के दौरान यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये आपकी पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, ये आपकी पैरा पोजीशन है और ये भी आपकी ऑर्थो पोजीशन है। इसके जस्ट बाद लिखना है प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट्स ग्रुप है एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, ये बात भी लिखवाई थी। एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स द activates the benzene towards the electrophilic substitution reaction. Plus R effect groups activates the benzene ring, activate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction. But halogens are exception. Halogens are exception. Halogens are, इस बात का तो पता है आपको, halogens are ortho and para, ortho and para director, ortho and para director, but deactivating substituent, deactivating substituents हैं ये आपके। अब क्यों ऐसा हुआ इस बात को देखो क्या कह रहा हूं मैं, यानी प्लस आर इफेक्ट ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीनिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बट हेलोजेंस आर एक्सेप्शन, हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा क्यों है कि है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट ये करते क्या है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको देखिए क्यों ऐसा क्यों होता है कि यहाँ ये है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेट क्यों करते हैं। आपके पास यहाँ कोई हेलोजन आपने लिखा है, हेलोजन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक के पास हैं, एक पेयर आपका यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही है जो एनिलीन की है, सेम स्ट्रक्चर वही है जो आपने किसकी लिखी है, एनिलीन की। तो बस आगे नहीं लिख रहा, कंटिन्यू करना ऐसे ही, आपको पता है। यानी प्लस आर इफेक्ट, सो दैट प्लस आर इफेक्ट, जो प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट सो दैट Cl is ortho and para director, Cl is ortho
एंड पैरा डायरेक्टर, ये तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, कौन बोला? लीजिए, तो लेट जाती है क्या? जी सर, आज हो गया, मतलब हो जाती है। ऑर्थो इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, बट ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट it deactivate the benzene ring, deactivate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction। यानी अगर मैं कहता हूं कि माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, यानी प्लस आर इफेक्ट देखता हूं तो प्लस आर इफेक्ट से तो पता चलता है कि हाँ, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कौन? हेलोजेंस। बट अगर देखता हूँ माइनस आई इफेक्ट है, यानी एक हेलोजेंस आपने ऐसे लिखा है, यहाँ पर आपका Cl है, रिंग है यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ स्टेप से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम। इधर से इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ, इधर से आपके यहाँ, ये ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ इस पे पूरे पे क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो ट्रिपल डेल्टा ना लिख के सिंगल डेल्टा ही लिखते हैं, सिंगल डेल्टा ही लिखते हैं, ट्रिपल डेल्टा ना लिख के। तो पता क्या चला कि ठीक है जी, बेंजीनिंग को तो आप पॉजिटिव कर रहे हो और इसको क्या कर रहे हो? डेल्टा नेगेटिव कर रहे हैं। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग अगर पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल नॉट अटैक इजिली ऑन द बेंजीन रिंग, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात, आपकी दो ही कंडीशंस हैं, दो बात हुई कि हाँ ठीक है सर, हेलोजेंस हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, बिकॉज दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जैसे मैंने भी कहा कि जैसे एनिलीन पढ़ा वैसे आपको ऐसे पढ़ा, हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, हेलोजेंस इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, but due to the minus I effect it deactivate the benzening towards the electrophilic substitution reaction। क्योंकि यहाँ क्या कहना आपने, यानी इंडक्टिव इफेक्ट इज ओवर पावर टू द प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की पावर यहाँ ज्यादा है, प्लस आर इफेक्ट की पावर यहाँ पर कम है। किसके केस में? हेलोजेंस के केस में ऐसा है, हेलोजेंस के केस में माइनस आई इफेक्ट की पावर ज्यादा है, प्लस आर इफेक्ट की पावर कम है। और माइनस आई इफेक्ट कैसे अप्लाई हो रहा, कैसे काम कर रहा है, ये आपसे बता दिया सर। इसमें माइनस आर इफेक्ट नहीं, माइनस आर इफेक्ट वाले अलग ग्रुप हैं सारे, वो ग्रुप देखने पड़ते हैं। मैंने कल आपसे समझाया था, आज मैंने सारे ग्रुप लिखवाए कल की तरह सिक्वेंसली, जो अभी अभी आपने लिखे हैं वो सारे जो ग्रुप लिखे अभी आपने, ओ लिखा, NH2 लिखा, उसके है ना, फिर NHR लिखा, NR2 लिखा, OH लिखा, OCH3 लिखा, ये सारे ग्रुप क्या हैं? ये सारे ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, सारे ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। याद देखो कैसे याद कर करना आपको, याद कैसे करके रखते हैं। अब आपको याद कैसे रखना, देखें यहाँ पर नोट करके लिखा करते हैं, बात आपको हैबिट बन जानी चाहिए कि बार बार हर पॉइंट का नोट लिखना होता है, ऐसे नोट करके लिखा। एज्यूम करते हैं, आपको एज्यूम करना होता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है और ग्रुप में NH2OCH3 OH कोई सा भी ग्रुप जोड़ रहा हूँ, एक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला जुड़ा हुआ है, वो आपका प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अगर कोई यहाँ से लेने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला जुड़ा हुआ है तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, लेने वाला इस पोजिशन से तो माइनस आर शो करेगा। तो वही बात यहाँ पर है, अगर यहाँ कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो प्लस आर इफेक्ट होगा, अगर यहाँ से कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है तो माइनस आर इफेक्ट। तो ये तीन पोजिशन आपकी, वो तो डिपेंड करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो तो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस आर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस आर, वो तो डिपेंड करता है क्या कैसा हो। ये पोजिशन है आपकी। अगर अलोंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई,
अगर अलोंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आई। ये पोजीशन भी ऐसी, अगर अलोंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस आई, और विड्रॉ करेगा तो आपका माइनस के आई। तो ये कहाँ कौन सा इफेक्ट लगता है, ये बात आपको देखना है, सारा पॉइंट याद रखना है, इसको उतारें, इससे कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स कराऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, कहाँ माइनस आर इफेक्ट लग रहा है। एज्यूम करना ही है ऐसा आप लोगों ने। हाँ, हाँ, और तो पैरा पे ही प्लस आर माइनस आर होगा। अगर माइनस है उसके बारे में अभी पढ़ते हैं फिर। तो ये आपका अगर कोई ग्रुप आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये बात बताई बेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में बताया कि यहाँ ये पोजीशंस आपकी रेजोनेंस वाली, रेजोनेंस वाली, रेजोनेंस वाली पोजीशंस कहाँ है, और इंडक्टिव इफेक्ट वाली पोजीशंस आपकी कहाँ है। ये किसके रिस्पेक्ट में बताया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में ये बात आपसे बताई गई। तो आपको याद रखना, क्योंकि जब एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर आपसे ये बातें सारी बताएंगे। तो याद रखना कि जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर यानी जो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप हैं, याद ऐसे रखते हैं, फिर नोट करके लिखा करते हैं शॉर्ट में। यानी शॉर्ट में आपको याद रखना, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप आपका, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप जो आपके होंगे, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप्स आपके क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, क्योंकि जब अगर पहले से ही कोई आर इफेक्ट वाला ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा हुआ है तो न्यू इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्शन देगा कहानी की, ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे। ये ओएच अगर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और अब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं तो ओएच डायरेक्शंस देगा, या तो न्यू इनकमिंग कहाँ आ सकता है, न्यू ग्रुप ऑर्थो पे यहाँ आ सकता है या यहाँ पैरा पे आ सकता है। यानी डायरेक्टर वही होता है जो पहले से ही प्रेजेंट होता है रूम में, और कोई नया बंदा जाता है तो वो बताता है कि आप कहाँ बैठना है आपको। तो डायरेक्शंस देने वाले को डायरेक्टर कहते हैं। तो ये जो आपका ओएच ग्रुप है, न्यू इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्शंस देगा कि आपने अटैच कहाँ होना है, बैठना कहाँ है। उसके बाद आपका माइनस के आर सॉरी, उसके बाद प्लस आर इफेक्ट, एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, क्या होते हैं ये, एक्टिवेटिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट कहलाते हैं या एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहलाए, बिकॉज दे एक्टिवेट द बेंजीन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में एक्टिवेट करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्ट द हेलोजन। ये बात आप लोगों को पता होगी, एक्सेप्ट द हेलोजन, हेलोजन को छोड़कर बाकी सारे प्लस आर इफेक्ट ग्रुप जो होंगे एक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट होंगे। इतनी सी बात याद रखनी है। इस बात को याद रखना, आपसे बार बार अभी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि हाँ कहाँ कैसे क्या करते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आता है बेटा माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट आपका, माइनस आर इफेक्ट, दोज ग्रुप्स, दोज ग्रुप्स which withdraw the electron, which withdraw the electron, which withdraw the electron towards itself, towards itself are called, are called minus R effect group, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप कहलाते हैं, आर कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल लीजिए इधर देख लीजिए क्या बातें चल रही है। आज लड़के बंद है तो आज तुम्हें शुरू रखा बातचीत करनी है। ये आपके पास सी एच ओ ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, सी एच ओ ग्रुप है। यानी सी एच ओ ग्रुप का मतलब सी के पास यहाँ डबल बॉन्ड है। मैंने कह रखा ये बात की एटम, मैंने कह रखा ग्रुप का जो एटम बेंजीन से जुड़ता है, ये बात बताई थी कल भी। ग्रुप का जो एटम बेंजीन से जुड़ता है, यदि उस एटम के पास पाई बॉन्ड है
या पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा शो करेगा ग्रुप इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट शो करता है। अगर यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ चले जाएंगे। तो ऐसा करने पर यहाँ पर आपका सी सिंगल बॉन्ड ओ ये आपका नेगेटिव हो गया, एच हो गया यहाँ बॉन्ड डबल हुआ तो ये आपका चार्ज पॉजिटिव। देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया है आपका। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा पैरा पोजीशन पर। और ये डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ आपका नेगेटिव हो गया तो सिंगल बॉन्ड आपका एच हो गया। यहाँ से ये यहाँ फिर आपका वापस यहीं पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव एच हो गया। इसको वापस किया तो इसको फिर यहीं वापस किया। ऐसा करने पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर फिर आपकी बन जाती है मॉलिक्यूल्स की, सी डबल बॉन्ड ओ ये आपका एच। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप एज्यूम करते हैं एक जगह, एज्यूम करा तीनों स्ट्रक्चर्स को एक जगह एज्यूम करते हैं, एज्यूम एज ये आपने सी एच ओ लिखा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा क्योंकि इस पे प्लस है इस पे प्लस है। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पर अटैक नहीं करेगा। अटैक करेगा तो कहाँ बची हुई पोजीशन सी आपकी ई पोजीशन सी है, इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। ये आपकी वो नहीं मेटा प्रोडक्ट बनती है ये आपकी, तो मेटा प्रोडक्ट बनी तो फिर आप क्या लिखेंगे, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप आर मेटा डायरेक्टर्स, minus R effect groups are meta director and they deactivate the benzene towards the electrophilic substitution reaction। इतना सा उतारने के बाद आप लोगों को दिख रहा है बेटा, इधर आप कोने में बैठे तो इधर दिख रहा है आपको, वहां तक बीच में छूट जाता होगा आपका, रुक रहा है तो पीछे इधर कोने पे आ जाओ। जो भी माइनस आर इफेक्ट ग्रुप है वो क्या है आपके मेटा डायरेक्टर हैं, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप है मेटा डायरेक्टर है बेटा। करो नोट करो बेटा। माइनस आर इफेक्ट ग्रुप आपके मेटा डायरेक्टर्स, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप जो आपका होगा वो क्या होगा आपका मेटा डायरेक्टर, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप मेटा डायरेक्टर, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप माइनस आर इफेक्ट ग्रुप्स आर deactivating deactivating group because they deactivate because because they deactivate deactivate the benzene ring, deactivate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction। बस दो बात याद रखनी है, जितने भी माइनस आर इफेक्ट ग्रुप हैं वो सारे क्या हैं मेटा डायरेक्टर हैं, और ये बेंजीन को क्या कर देते हैं डीएक्टिवेट कर देते हैं बेटा। ग्रुप आपके हैं क्या NO2 हो गया बेटा, उसके बाद आपका
N पॉजिटिव R3, फिर N पॉजिटिव R2H, N पॉजिटिव RH2, उसके बाद आपका N पॉजिटिव H2R, और सबसे कम आपका NH3 पॉजिटिव। ज्यादा छोटा लिखा हुआ बड़ा करो क्या? बड़े करो। ठीक है बेटा, यहाँ जैसे पढ़ने तो वहां से बैठ गया, तो वहां से यहाँ से दिखेगा ना सही। बैठ यहाँ, ये सारी चेयर खाली पड़ी है, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो भाई। आगे बैठ गए, यहाँ से इधर आ जाए, यहाँ से सही दिखेगा, फटाफट लिखेगा भी, फटाफट लिखा भी जाएगा, देखेगा भी सही। लगातार ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ तेरे कोने को ऐसे आंख भी, आंख बंद कर करके देख रहा तो इस कोने को आ जाए यहाँ। हाँ वही तो। आंखें बंद कर करके तो देख रहा, लेकिन आगे नहीं आने का। आओ बेटा, आओ फटाफट आओ। अब ठीक है, चलिए, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, मगर यार, पूरा बजा रहा हूँ। देखो, ये सारे ग्रुप जो आपके हैं डिक्रीजिंग पावर में है, माइनस आर इफेक्ट की, तो सारे आपको ऐसे डिक्रीजिंग पावर में याद करने होते हैं बेटा। सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट शो करेगा तो ये है। अगर सबसे ज्यादा कोई डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग को करेगा तो कौन है आपका? N02। उससे कम फिर ये ऐसे डीएक्टिवेटिंग पावर ही है इनकी, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर करके लिखा है। महिमा जब पहले लिखा था तो मैंने वैसे नहीं लिखवाया था, इसका अब की बार मैंने सही पावर में लिखवाया हुआ है। जो पहला नोट्स तेरे पास है उसमें मैंने उल्टे फुल्टे लिखे हुए थे, लेकिन आज मैंने सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो इनको ऐसे उतार, डिक्रीजिंग ऑर्डर है सारी, माइनस आर इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सारे। तो ये बात याद रखनी, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टर होगा, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ये बेंजीन इनको डीएक्टिवेट कर देंगे टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका। उतार दिया क्या बेटा? हटाओ बेटा। देखो, नेक्स्ट लिखो, फैटिंग साथ के साथ लिख रही हो, अब इतना टाइम लेते हैं। एप्लीकेशन साथ के साथ लिखें आप। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट।
एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के अनुप्रयोग आपके क्या हैं? नंबर फर्स्ट आपका, नंबर पहला आपका है फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ सम स्पीसीज, यानी स्टेबिलिटी में देखना आपको। अरेंज पहला आपका, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2। फिर लिखा दूसरे स्ट्रक्चर्स आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव हो गया, और ये CH2 आपका नेगेटिव हो गया। तीसरा मैंने लिखा है CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये तीन आपकी स्ट्रक्चर्स हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें आप। फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल होगी और थर्ड वाली सबसे कम होगी। थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यानी अगर जिस स्ट्रक्चर्स का प्रत्येक एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है वो मोर स्टेबल होता है, और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता वो आपका लेस स्टेबल होता है। ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ज्यादा। अब आपका अगला क्वेश्चन है भाई, अगला बोलते हैं, अगला एप्लीकेशन है नंबर 2 करके, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी of the following acids, of the following acids। कुछ एसिड्स लिख रहा हूँ, इनको आप एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। एक तो आपका हो गया बेटा फिनॉल, दूसरा आपका हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तीसरा आपका हो गया मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। फिर आपका हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। इन चारों को एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, करें। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। ये कुछ एसिड्स लिखे मैंने आपके सामने, इनको एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड वाला सबसे ज्यादा थर्ड, देन फोर्थ, काफी फर्स्ट होगा। सबसे कम आपका एसिड कौन हुआ? चलो मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बोले आप आंसर में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं सबसे कम वाला पे फर्स्ट। हाँ तो मैंने इंक्रीजिंग लिखा ना, जो मैं बोल रहा उसे लिखो। फर्स्ट वाला है, सेकंड है सबसे कम। अरे वो सर ने सबसे कम पहले, एक बोलो पहले कोई। हाँ तो बोल आगे। हाँ हाँ, नोट करके लिख ले बात, इसके नीचे ही नोट करके, क्योंकि एप्लीकेशन है यहीं से पता चल जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases acidity of the phenol, increases acidity of
फिनॉल, तो फर्स्ट कहाँ से हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो आपका है वो क्या करेगा? हमेशा बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। और फिर क्या हुआ? सेकंड वाला फर्स्ट वाला तो सबसे कम रखेगा, फर्स्ट वाला सबसे कम, फिर फोर्थ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा तुक्के तक के नहीं मारा करते जैसे आप बोलते जा रहे बार बार, ठीक है? ऐसा कोई तुक्का नहीं मारा करते। इधर देखो क्या करना होता है, ये सब ऐसे नहीं, ऐसे तो तुक्के, तो फिर तुक्का ही रहेगा वहां से। यहाँ ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा, क्या करना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है इसमें। यानी ये कोई तरीका नहीं है कुछ भी कि हाँ सर ऐसे करें, ऐसे करें, ये करें, वो करें, ये ऐसा कोई तरीका नहीं होता। तरीका देखे क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड, सबस्टिट्यूटेड फिनॉल। देखो भाई सबसे कम कौन होता है? सबस्टिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिटी आपका सबसे कम कौन होगा? क्या होगा देखो, प्लस आर इफेक्ट सबसे कम, उससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, उससे ज्यादा फाइ, फाइ मतलब एम्प्टी फिनॉल आपका, उसके बाद आता है माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद आता है माइनस आर इफेक्ट। ये एक तरीका है। सबसे कम जो होगा एसिड आपका वो होगा जो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, उससे ज्यादा वो होगा जो माइनस आई प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, उससे ज्यादा वो होगा जिसपे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं लगेगा, फाइ मतलब एम्प्टी खाली रहेगा जिसपे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं लगेगा। तीसरा चौथा होगा जिसपे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और उसके बाद पांचवा होगा जो माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि ये आपका फाइ है, इस पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। यहाँ पर अगर आप फिनॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखने के बाद आप लोगों से समझा दी गई बात है, थोड़ा ध्यान यही रखे, बातें बातें नहीं करनी, थोड़ा समझते रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पर आपका माइनस आई माई इलेक्ट्रॉन आया था, आया था, यहाँ पर आया था, ये आपके रेजोनेंस के हैं, रेजोनेंस की पोजीशन है, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो इसका मतलब ये माइनस आर शो करेगा। यहाँ वाली पोजीशंस मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की बताई थी, ये इंडक्टिव इफेक्ट की पोजीशंस है, तो यहाँ माइनस आर नहीं लगेगा, यहाँ माइनस आई है, और यहाँ फिर आपका माइनस आर है, क्योंकि कहाँ कहाँ माइनस आर है, कहाँ कहाँ माइनस आई है, ये आपको पता चल गया। माइनस आर माइनस ये सब, तो सबसे कम ये आपके पास नहीं है कोई सा भी, ये कोई सा भी आपके पास नहीं है, फाई है। तो यहाँ से शुरू होगा आपका क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होगा, तो सबसे कम आपका फर्स्ट हो गया, सबसे कम, उससे ज्यादा हो गया आपका थर्ड। अब बात आती है किसकी, ये फिर आपके हो गए सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ की बात हो रही है, सेकंड एंड फोर्थ आपका। तो आगे भी खाली पड़ी थी बेटा, तुम पीछे पीछे लगते जाते रहते हो, क्या बात है? तो इतने शर्मिले कहाँ हो रहे हो, सब पे पढ़ना जाके कई बार, ये तो आगे भी खाली पड़ी है। और जब पढ़ना ही है घर से टाइम से निकलो, जब यहीं पे अनुशासन नहीं होगा तो फिर कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होने का। तो पता है कि 8:30 बजे का टाइम है और 9 बजे क्लास शुरू होगी, तो आप पहली बार देख रहा हूँ ऐसे बच्चे तो। हम तो इतने पंक्चुअल हैं कि जितने बजे का टाइम है एग्जैक्ट ही डॉट खड़े हुए मिलते हैं, और आप लोग हैं कि सबसे पहले जब यही अनुशासन ही नहीं है कि कितने बजे उठना, कितने बजे चलना, क्या करना, तो फिर तो पढ़ाई में अनुशासन कहाँ होगा। सेकंड एंड थर्ड की बात, सेकंड एंड फोर्थ की बात कर रहा हूँ, सेकंड एंड फोर्थ में कौन ज्यादा होगा? सेकंड एंड फोर्थ में देखा करते हैं अलग से, यहाँ पे आपके पास ये सेकंड अलग से बना रहा हूँ, सेकंड एंड फोर्थ को, ये आपका OH है तो यहाँ NO2 है,
यहाँ आपका OH है तो ये NO2 है, ये आपका NO2 ये। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगली कंडीशंस क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस आर तो लगा ही था, उसके हिसाब से तो मैंने एडजस्ट कर लिया कि सेकंड एंड फोर्थ सबसे ज्यादा है। बट माइनस आर के साथ साथ यहाँ पर अलोंग द ग्रुप यानी इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग माइनस आई भी लग रहा है, तो माइनस आई किस में ज्यादा लग रहा है? डिस्टेंस बढ़ने पर तो माइनस आई इफेक्ट घटता है, कम लगेगा। तो तो इसका मतलब इन दोनों में, इसमें सेकंड वाले इसमें या इसमें माइनस आई ज्यादा लग रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये OH के पास में है, और इसमें माइनस आई इफेक्ट कम लग रहा है। तो एसिडिटी क्या होनी चाहिए? एसिडिटी होनी चाहिए कौन सी आपकी? फर्स्ट, थर्ड, फिर आपका फोर्थ, और सब आपका सेकंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, किसके बीच में? OH के और इसके O के बीच में, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा ये इफेक्ट यानी कम हो जाएगा ये। किस वजह से? किस वजह से? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ लिखा है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H फर्स्ट सबसे कम, उससे ज्यादा थर्ड, फिर आपका सेकंड, और सबसे ज्यादा आपका फोर्थ। ये इसका आंसर बना बेटा, बनना वो चाहिए था, होना ये चाहिए था आंसर ये, लेकिन बना कौन सा? होना कौन सा चाहिए था? देखिए हुआ कौन सा आपका, ठीक है। होना तो चाहिए था आपका ये वाला, ये वाला होना चाहिए था ये वाला, बट होता आपका आंसर ये है। होना ये चाहिए था, एग्जैक्ट सही तो ये था, अगर इंट्रामोलिकुलर हनी बॉन्डिंग ना होती तो फिर यही होता, बट अब हुआ आपका ये। क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट है भाई, एप्लीकेशन से पढ़ो पहले तो सारे। स्टेबिलिटी ऑफ, तीसरा हेडिंग डालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हटा दो बेटा। यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, नंबर तीसरा पॉइंट आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपके पास कोई कार्बोकैटायंस प्लस है, उसके बाद एक आपका कार्बोकैटायन प्लस है, ये सब जगह OCH3 है। दूसरा कार्बोकैटायंस आपके पास CH2 प्लस CHO है। एक कार्बोकैटायंस आपके पास ये हो गया CH2 प्लस NO2 है। इन चारों को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चार आपके सामने कार्बोकैटायंस हैं, चारों कार्बोकैटायंस से भी प्लस चार्ज है यहाँ पर बेटा, ये प्लस चार्ज ही है आपका। ये आपका ये आपका यहाँ प्लस चार्ज है, ये भी आपका प्लस चार्ज है, सब जगह आपका पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है बेटा। ये देखो चारों के चारों आप कार्बोकैटायन है, चारों कार्बोकैटायंस है। समझा करो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देखो कि मैं लिखता क्या हूँ, कंडीशंस क्या लिखी, इससे पहले भी जो कंडीशंस लिखी ना वो अच्छे तरीके से समझनी थी, और यहाँ भी कंडीशंस लिख रहा हूँ, उस कंडीशन से ही आपको समझना कि यहाँ कहाँ क्या होता है। स्टेबिलिटी, ऐसे नहीं बेटा गुरु नानक वाले लड़की जो आप देख रहे हो कि यहाँ सर शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ कंडीशंस रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ में, वो पता होनी चाहिए, वही सीख लो बैठ के बस।
ऐसा नहीं कि ये ऐसे बताओ। चलो अगर आप गलत ही होगा बताओ फिर भी। फोर्थ सबसे कम हो गया, चलिए। सेकंड हो गया। फर्स्ट। फिर सेकंड तो आ गया। चलो फोर्थ सबसे ज्यादा होना चाहिए, बोलो। फिर आपका जब उसको माइनस आर इफेक्ट लग रहा तो कहाँ से हो जाएगा सबसे ज्यादा प्लस ये? ध्यान से सुनो इधर, ध्यान से सुनो इधर पहले। जो ऐसा नहीं होता। स्टेबिलिटी की बात देखो यहाँ ध्यान से, क्या होती है स्टेबिलिटी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पहले कंडीशंस रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ लो बेटा, इतना आसान नहीं है कि आप लोग एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं, वो तो ट्वेल्थ में अपने कैसे कैसे क्या रटा होगा, कुछ पता नहीं है। सबसे कम स्टेबल होता है माइनस आर, उससे ज्यादा माइनस आई, उससे ज्यादा माइनस आई, उससे ज्यादा आपका फाइव, उससे ज्यादा प्लस आई, और सबसे ज्यादा आपका प्लस आर होगा। ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एसिडिटी का अलग था। एसिडिटी माइनस आर इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है, प्लस आर इफेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज करता है। बट यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका जो माइनस आर है वो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को घटा रहा है, और जो प्लस है, और जो प्लस आर है वो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। वो बढ़ाता है। तो देखियो सबसे पहले कहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्या कहेंगे, कोई बतावे कौन सा इफेक्ट कहाँ लग रहा है? सेकंड में कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है? तो, तो भी यही है। प्लस आर इफेक्ट कहाँ लग रहा है? सेकंड में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। महिमा ने देख के फटाफट बताते, सब बताया हुआ है सब कुछ है। यहाँ सीएचओ में क्या लगा हुआ है? माइनस आई। यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस आर इफेक्ट लगा हुआ है। माइनस माइनस आर, और ये आपका विदाउट एनी इफेक्ट है, ये आपका फाई है। इस पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। तो सबसे माइनस आर देखो यहाँ है, ये है माइनस आर। तो सबसे कम आपका हो गया फोर्थ। उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस आई। माइनस आई कहाँ है? थर्ड में हो गया। उसके बाद हो गया आपका फाइव। फाइव हो गया आपका फर्स्ट यहाँ, और सबसे ज्यादा हो गया सेकंड। अब ऐसे तरीके से सिस्टमेटिकली एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये नहीं कि बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं कुछ। पहले कॉन्सेप्ट लर्न करो, तो कॉन्सेप्ट का पता चल गया क्या होता है, कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं। नहीं लगे, वहां पर माइनस आर वाली क्वेश्चंस नहीं है। वो आर मेटा क्वेश्चंस पे कोई भी इफेक्ट आपका आर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट आपका नहीं लगेगा। वहां पर या तो प्लस आई लगेगा या माइनस आई लगेगा। ये बात आपको लर्न करनी, पहले सिखाई यही बात अभी आप लोगों से, कि हाँ कहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगता है, ये बात आपसे लर्न कराई, इसलिए पहले ही लिखा था मैंने अभी आप लोगों के सामने। ठीक है। तो पहला आपका कोई भी स्पीसीज होगा उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फिर आपने स्टेबिलिटी, फिर आपने देखा है दूसरा, यानी फिनॉल की एसिडिटी चेक करी है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी चेक करेंगे। तो आगे पढ़ते चले जाएंगे, हर चैप्टर का चैप्टर बताएंगे। यहाँ तो अभी थोड़ा सा कम एप्लीकेशंस बताए हैं रेजोनेंस इफेक्ट के, यहाँ कैसे क्या होता है। वो तो आगे हर चैप्टर में, जहाँ फिनॉल आएगा तो वहाँ फिनॉल में सारे बताएंगे, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बताएंगे, जहाँ एमाइंस आएगा तो एमाइंस में बताएंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट वहां सब लगा के वहां डिटेल में बताएंगे। यहाँ तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि कैसे देखते हैं। ये फॉर्मूला एक अलग से ही होता है फॉर्मूला, ये कि माइनस आर और माइनस आई, आई प्लस आर, ये देखना। ये तो देखते हैं हम कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और आर प्लस आर इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इसकी कमी को थोड़ा दूर कर देगा तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और माइनस आर तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। बट लेकिन फिनॉल की जब बात आती थी तो माइनस आर फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाय माइनस आर इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट।
तो ऐसे था पॉइंट आपका। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लास्ट आपका है, फिर बाकी तो सारा वहीं कराएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्ब एनायन, ये नंबर चौथा है आपका। ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सबकी बार आप लोग ये बताएंगे। ये मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है कि बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ये मैंने यहाँ CN लिखा है इस पे, CN। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है CH2 नेगेटिव। यहाँ मैंने लिखा NO2। और फिर मैंने लिखा था CH2 नेगेटिव। फिर मैंने लिखा यहाँ पर CHO। फिर मैंने यहाँ लिखा CH2 नेगेटिव है, ये आपका मैंने लिखा OCH3। इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है भाई, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चौथा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, यानी फिनॉल रेजोनेंस इफेक्ट से देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो करेंस की स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। आपने ये देखना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। देखो ध्यान से दोबारा फिर देख लो बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपका CN ग्रुप लगा हुआ, देखो बेटा, आप लोग देखें इधर, लड़के लोग इधर देख कर ध्यान से सुने, क्योंकि 4-5 दिन तो यही लग जाते हैं कि ये आदमी पढ़ाता क्या है, यही समझने में लग जाते हैं। एक ड्रॉबैक है मेरी, और सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो यही है कि तो थोड़ा सा परमात्मा का दिया हुआ, जिसके पास एवरेज बच्चा है, कम दिमाग है, वो तो रुक ही नहीं पाता कभी। पिछले 16 सालों में ये तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो आप समझे, देखते रहो क्या। लेकिन आप कंडीशन सारी बताता हूँ कि क्वेश्चन होता कैसे है, क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें। मैंने कहा कि ये CN ग्रुप है। CN ग्रुप को अगर विद बॉन्ड लिखना चाह रहे तो आप C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। उससे अगर आपका NO2 ग्रुप है, अगर NO2 ग्रुप को आप विद बॉन्ड लिखना चाह रहे तो आपका ये होगा। उसके बाद फिर आपका CHO ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड आपका H हुआ। उसके बाद फिर आपका OCH3 है तो O सिंगल बॉन्ड CH3 हुआ। तो कल मैंने एक ही बात बताई थी, आप दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो हर किसी बंदे को पता कि CN में C जुड़ा बेंजीन रिंग से, NO2 में N जुड़ा बेंजीन रिंग से, CHO में C जुड़ा बेंजीन रिंग से, OCH3 का O जुड़ा बेंजीन रिंग से। मैं कह रहा हूं कि ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ता है, अगर उस एटम पर पाई बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कहलाएगा। और जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो -R इफेक्ट शो करता है। और ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ता है, अगर उस एटम पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा। और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो +R इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ कि कहाँ मैं -R लिख रहा हूँ, कहाँ मैं +R लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना कि मैं -R कहाँ लिख रहा हूँ। कैसे पता चल रहा तुम्हें कि -R कहाँ है, कैसे पता चल रहा कि +R इफेक्ट कहाँ है। फिर ये मैंने सिस्टमेटिकली आपसे कल भी बताया था, आज फिर दोबारा बता दिया कि ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ता है, यदि उस एटम पर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा -R इफेक्ट शो करेगा। ग्रुप का जो एटम बेंजीन रिंग से जुड़ता है, यदि उस पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो हमेशा +R इफेक्ट शो करेगा। तो ये कंडीशंस है, सबसे पहले यही कंडीशंस पता करनी है कि कौन तो -R की कंडीशंस है, कौन से आपके +R की कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, -R लिख रहे हैं। ये अगर परेशान है, अगर ये कार्बन आयन अनस्टेबल है, तो किस वजह से है? क्योंकि इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी है, इसे डोनेट करना चाहता है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाह रहा है, तो जो जितनी इजीली डोनेट कर देगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा, और जो जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना ही कम स्टेबल होगा। तो ये आपका यहाँ ध्यान रखते हैं कि सबसे इजीली कौन करेगा। तो यहाँ देखिए, ये CN है, CN -R इफेक्ट शो करता है। ये NO2 है, -R इफेक्ट शो करता है। ये CHO है, -R इफेक्ट शो करता है। और ये आपका OCH3 है तो +R इफेक्ट शो करता है। यानी
सबसे लास्ट वाला यानी हर कोई क्या है, हर कोई कार्बन आयंस एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है। जैसे हमारा से कुछ होता है ना, तो हमारा सबसे लास्ट वाला क्या है कि उसके साथ में जो OCH3 लगा है, एक तो पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन देने थे उसे, क्योंकि उसके बेचैन हो रहा है उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर जैसे OCH3 भी उल्टे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और ज्यादा बेचैन हो गया, और ज्यादा बेचैन हो गया, और ज्यादा कम स्टेबल हो गया। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो गया? फोर्थ हो गया। माइनस आर इफेक्ट क्या कर रहा है? चल भाई तू बेचैन हो रहा तो मैं तेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूँ, तो स्टेबल हो जा थोड़ा। माइनस आर इफेक्ट स्टेबल करेगा, और प्लस आर इफेक्ट उसको डिस्टेबल करेगा। ठीक है। तो क्या एक ऑर्डर फिर यहाँ याद रखते हैं? ऑर्डर याद रखना है स्टेबिलिटी का, कि जिसमें प्लस आर इफेक्ट लग रहा सबसे कम स्टेबल, प्लस आई वाला थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल, फाइव वाला और ज्यादा, माइनस आई और ज्यादा, माइनस आर सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबल माइनस आर वाला हो गया। प्लस आर वाला सबसे कम हो गया, क्योंकि प्लस आर तो उल्टे इलेक्ट्रॉन्स देकर वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास है, इसके पास सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम स्टेबल अगर आपका कोई हुआ तो वो आपका फोर्थ है। अब इनमें सबसे इससे कम ज्यादा, तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने आपके सामने माइनस आर वाले तीन इफेक्ट लगाए हुए, तीन ग्रुप लगाए हैं, तो सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट कौन शो करेगा? अभी आप लोगों से ऑर्डर लिखवाया है, सबसे ज्यादा लिखवाया NO2 का। उसके बाद उस ऑर्डर में देखते हैं तो आपके पास आता है CN आता है। ध्यान से देख लेकर रह लीजिए, वैसे नहीं बोलते एकदम CHO आ रहा है। पहले देखते हैं ध्यान से जो लिखवाया, वैसे नहीं बोलते कुछ भी कि अब CHO है वो। सबसे ज्यादा आया NO2 का, उसके बाद आया CN का, उसके बाद आपका देन CHO आपका आता है। ये एक ऑर्डर था। तो ऑर्डर था तो माइनस आई पावर सबसे ज्यादा किसकी हुई? NO2 की। तो NO2 की सबसे ज्यादा आई, तो इसका मतलब सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। उससे कम आपका कौन हुआ? CN वाला था। तो उसके बाद आपका कौन हुआ? यानी यहाँ पर CN हो गया, फिर आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद कौन हुआ? थर्ड आपका हो जाता है। तो यही एक क्वेश्चन ऐसा आपके पास आता रहता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। मैं तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, वहां पे यही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर स्टेबल, यानी इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। चाहे वो कार्बोकैटायंस की बात हो, चाहे कार्बोनाइंस की बात हो, चाहे वो आप किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे फिनॉल का एसिडिटी हो, सारी बात मैंने आपसे लिख के बता दिया। ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं भाई, ट्रिक बताई चारों बात। ऐसे नहीं कि यार रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। रट्टा लगाएंगे तो रट्टा याद नहीं रहता भाई, रट्टा याद रहता ही नहीं। चारों आपसे ट्रिक बता दी गई कि हाँ कैसे क्या होता है। ठीक है। फिर भी कोई बात ऐसा हो तो पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझे। आप लोग अगर कोई ऐसी बात है कि हाँ सर क्या पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा, पूछ सकते हैं अगर ऐसी कोई बात हो तो। क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, फिर अगर नहीं पूछ रहे तो। विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में कौन आपका ज्यादा रिएक्टिव है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका CH3 हो गया। ऑप्शन बी CHO हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर OCH3 हो गया। ऑप्शन डी, चार कंपाउंड मैंने लिखे हैं, यानी चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से देगा। आप लोगों ने पढ़ी हुई है नाभिक के सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। तो इन चारों में से कौन सा वो कंपाउंड है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देगा, यानी कौन सा वो कंपाउंड है जिसके बेंजीन रिंग पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है।
कौन सा वो कंपाउंड है जिसके बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, आसानी से अटैक कर सकता है, तो कौन सा आपका है? जो भी, यानी जो भी ग्रुप है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जो ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग पर, जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा। ये आपका CH3 है, CH3 में है तो प्लस आर इफेक्ट ग्रुप शो करने वाला, बट सी के पास अपना कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कहां से देगा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन होगी ये तो। CHO, अभी अभी आप लोगों से बताया कि CHO कैसा ग्रुप है? उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। ये क्या है? उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज होगी, इस केस में तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। और यहाँ पर इसने क्या किया? OCH3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? बेंजीन रिंग को दे रहा है। बेंजीन रिंग को दे रहा है तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा, और वो भी कहाँ करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर करेगा। तो क्वेश्चंस ऐसा आता रहता था, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी कि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आपका मोर रिएक्टिव है। वैसे तो हर चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, जब हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स जितना भी जो भी चैप्टर आएगा उसी में उसके साथ साथ बताते रहेंगे, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसमें क्या करा रहे। अगला टॉपिक लिखते हैं बेटा, ध्यान से पढ़े आप सभी लड़के लोग। अगला टॉपिक ध्यान से पढ़े बिल्कुल। ये छूट गया तो बाद में भी आप पूछ के जा सकते हैं एकदम, उसका ये नहीं कि बैग यहाँ से ही वैसे फॉर्मेलिटी करने के लिए ना आए, बिल्कुल भी पढ़े तो बढ़िया यार, सीखो आपको। अगला टॉपिक लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन जिसे कहते हैं, हिंदी में पढ़ा था आप लोगों को, अति संयुग्मन पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। ध्यान से देखो यहाँ पे, सोचा सो बात को सोचते हैं क्या, यानी बताना क्या भी, आप लोग यही ट्रैक पे नहीं आ रहे हो कि हमें बताना है, यानी फील करो कि बताना क्या चाह रहा हूँ, कोशिश ये रखो कि बताना क्या चाह रहा हूँ, क्या देना चाह रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ देखिए आपके पास, अगर अगर आप, ये OH है, फिनॉल है, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहे हैं, Cl2 के साथ कर रहे हो, AlCl3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट आपकी बनेगी OH के साथ क्या बनेगा? यहाँ पर आपका Cl प्लस यहाँ क्या बना आपका? ऑर्थो एंड पैरा। OH के साथ बना आपका Cl, तो क्या बना? ये ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो फिनॉल बन गया। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोफिनॉल बनाया भाई। क्या बनाया? ऑर्थो पैरा फिनॉल बना। कैसे बना? ध्यान से देखेंगे एक बात आपको, यानी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल, फिनॉल में जो OH ग्रुप है, ये आपका, ध्यान से देखें क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इसके पास यानी जो OH के पास ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपकी, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो एक यहाँ दे दिया है, तो सीधी सी बात हुई है कि ये कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिस्प्लेस किए, तो ऐसा करने पर अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड आपका ये O पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इसको यहाँ ऐसा करने पर, देख लो सुन लो इधर, तुम तो जब से आए भाई पता नहीं क्या है, किस समझ में नहीं आता क्या तुम्हारा होगा भाई, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा। दूसरा दिन है आज, कि एक कौन सी ऐसी कौन सी कथा है सत्यनारायण की तुम्हारी जो खत्म ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। जो बताना चाह रहा हो उसे तो कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा होगा, इतना तो मैं भी जान रहा हूँ कि हाँ क्या पल्ले पढ़ रहा होगा, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ बातें क्या है ऐसे आप लोगों के पास इतनी। मैंने कहा कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका इंक्रीज हुआ है? रेजोनेंस के दौरान,
तो जहां जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आया वहीं पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है। ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl है प्लस आपका AlCl3 है। पहले ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसके बीच में आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ पे इसके पास जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड स्टेप्स में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसके पास? बेंजीन पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? यानी बेंजीन रिंग पर कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? वहां वहां अटैक कर सकता है जहां जहां पर रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज आया है। तो आप खुद समझ लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक साइट पे करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो जहां जहां आपकी न्यूक्लियोफिलिक साइट है वहां वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक कर सकता है। ये बात मैंने कहा था कि यहाँ पर आपका Cl यहाँ अटैक कर सकता है, और Cl आपका कहाँ अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? यहाँ अटैक कर सकता है। तो ये तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है कौन? जो फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है, कहाँ कहाँ आपका अटैक कर सकता है। तो मैंने सीधा सीधा पता चल गया यहाँ यहाँ अटैक क्यों करेगा, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान यहाँ यहाँ पर क्या आया है? नेगेटिव चार्ज आया। तो रेजोनेंस के दौरान जहां नेगेटिव चार्ज आया वहां पर अटैक कर सकता है कौन? इलेक्ट्रोफाइल। बट अब मैं पूछना चाह रहा, क्योंकि मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की ओर ही बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने ऐसे कहा चलो फिनॉल में तो मुझे पता चल गया कि OH ग्रुप रेजोनेंस के दौरान कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अब मेरे सामने क्वेश्चंस क्या आ रहा है, देखिए क्वेश्चंस में क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से। मैं आपके सामने अब टोलुइन लिख रहा हूँ, टोलुइन। ये C के सामने सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड H है। इसकी रिएक्शंस क्लोरीन के साथ कर रहा हूँ, Cl2 के साथ रिएक्शंस कर रहा हूँ, AlCl3 की प्रेजेंस में कर रहा हूँ, AlCl3 की प्रेजेंस में करता हूँ। तो यहाँ पर भी ये भी यानी CH3 में C के पास अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास? लेकिन ये Cl यहाँ जुड़ा। और इसमें भी जब आप क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन करते हो तो क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन की भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन रही है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनी। बट यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज करने को है नहीं। इसने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कैसे करी? मिथाइल ग्रुप में मिथाइल के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, OH के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, उसने तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को दिया है और तो पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। बट CH3 के पास तो अपना खुद का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब CH3 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज कर रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, क्योंकि जब टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करी तो पता चला कि ऑर्थो क्लोरोटोलुइन पैरा क्लोरोटोलुइन बना। तो लेकिन बना कैसे भाई? जैसे आप CBSE बोर्ड वाले हैं तो ऐसे सोचते रहते हैं क्योंकि मैं हर टॉपिक को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा मूड वैसे ही हो जाता है कि हाँ भाई कोशिश यही कर रहा कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो देखा है ध्यान से, लेकिन समझिए तभी आएगा जब आप सोचें कि फील करें कि हाँ ऐसा कैसे क्या हो रहा है आपका। तो टोलुइन का जब क्लोरीनेशन किया तो प्रोडक्ट जो बनी आपकी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनी है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनी। बट CH3 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को नहीं है। जब डोनेट करने को नहीं है तो फिर डोनेट कैसे किया होगा? तो यहाँ पर आपकी कंडीशंस आई थी हाइपर कॉन्जुगेशन की। ऐसा अगर हुआ था किसकी वजह से हुआ था ऐसा? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी। लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन हेडिंग है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन। लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाँ लिखो, इन 1935, इन 1935 बेकर, BAKER, बेकर एंड नेथन, NATHAN, in 1935 Baker and Nathan suggested that
This type of conjugation suggested that this type of conjugation arise arises 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 sigma electron of sigma electron of C single bond H when sigma electrons of C single bond H bond bond C single bond CH bond of alkyl group sigma electrons of C single bond H bond of an alkyl group delocalized with delocalized with unsaturated system or empty p orbital or empty empty p orbital of carbocation empty p orbital of carbocation or partially filled p orbital of carbon free radical carbon free radical such as कार्बन फ्री रेडिकल देखो क्या कहा बेटा दिस टाइप ऑफ इफेक्ट अराइजेज व्हेन सी सिंगल सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एच ध्यान से देखो क्या कहा मैंने ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू हुआ इसके नीचे लिखना आपको सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू आपका पॉजिटिव हुआ फिर इसके नीचे लिखना आपको सी सिंगल बॉन्ड आपका सी एच टू के पास एक और इलेक्ट्रॉन लिखा है बेटा आपने ध्यान से देखो कैसे किस टाइप से यानी मैं कह रहा हूं ये आपका ग्रुप जो हुआ बेटा इतना ये एल्काइल ग्रुप हुआ यानी सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है ये सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप ये आपका एल्काइल ग्रुप है बेटा देखो पढ़ो एक बार क्या कहा मैंने क्या कहा दिस टाइप ऑफ conjugations arises when sigma electron of C single bond H bond of alkyl group यानी इस प्रकार का इफेक्ट तब उत्पन्न होता है जब C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप ये पूरा का पूरा आपका एल्काइल ग्रुप है बेटा ये पूरा एल्काइल ग्रुप है जब इस एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे किसके साथ अनसैचुरेटेड सिस्टम कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास होता है खाली पी ऑर्बिटल्स या डीलोकलाइज होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सीएच बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डीलोकलाइज विद अनसैचुरेटेड सिस्टम या पाई सिस्टम विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एंड पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल तो यानी हाइपर कॉन्जुगेशन या तो होगा एल्कीन में या होगा कार्बोकैटायन में या होगा कार्बन फ्री रेडिकल में तो देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन तो हाइपर कॉन्जुगेशंस की केवल 3 ही कंडीशंस है तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशंस की केवल और केवल 3 कंडीशंस है हाइपर कॉन्जुगेशंस केवल एल्कीन में हो सकता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन में हो सकता है या कार्बन फ्री रेडिकल में हो सकता है यहाँ की ये आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके
यहाँ हुई, फिर आपकी स्ट्रक्चर क्या बनी, स्ट्रक्चर देखे क्या बनी, H पे चार्ज पॉजिटिव आ गया और ये यहाँ पर बॉन्ड डबल हो गया और ये आपका CH2 के पास चार्ज नेगेटिव हो गया। उसके बाद इसको यहाँ डिस्प्लेस करा आपने, तो ऐसे करते हैं तो C के साथ फिर आपका ये H पॉजिटिव हो गया बेटा, डबल बॉन्ड आपका CH2, ये आपका। उसके बाद यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है भाई, CH बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये दो, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ गया। तो यहाँ खुद आप सोचिए कि यहाँ C के साथ में एक बॉन्ड नीचे, ये H के पास एक और इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया। उतारे फटाफट इसमें। तो ये तीन ही कंडीशंस है केवल हाइपर कॉन्जुगेशंस की, और आपको लर्न करना कि कब उत्पन्न होगा। हो गया बेटा, लिखो। दोज एल्केन्स, दोज एल्केन्स और कार्बोकेटाइंस और कार्बन फ्री रेडिकल्स, दोज एल्केन्स और कार्बोकेटाइंस और कार्बन फ्री रेडिकल्स विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दोज एल्केन्स और कार्बोकेटाइंस और कार्बन फ्री रेडिकल्स विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, which having alpha hydrogen shows hyper conjugation, shows hyper conjugation. This effect is also known as, this effect is also known as no bond resonance, no bond resonance। देखो जहां आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, C सिंगल बॉन्ड H था, ये यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये नो बॉन्ड, यानी इसके बीच में यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, तो नो बॉन्ड, इसको इसलिए क्या कह रहे हैं हम, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है और यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसको क्या कह रहे हो आप, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह रहे हैं। तो जहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन से वहां पर कोई बॉन्ड नहीं रहा, उसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। लिखते हैं, नई लाइन से लिखते हैं, द डी लोकलाइजेशन, द डी लोकलाइजेशन ऑफ, the delocalization of sigma electron, the delocalization of sigma electron of C single bond H, sigma electrons of C single bond H, C single bond H, bond of an alkyl group, bond of an alkyl group into
into adjacent ADJACENT into adjacent pi orbital or empty p orbital of carbocation, empty p orbital of carbocation, empty p orbital of carbocation or half filled p orbital, half filled p orbital of carbon free radical, half filled p orbital of carbocation or partially filled p orbital of carbon free radical, partially filled p orbital of carbon free radical, partially filled p orbital of carbon free radical is called hyperconjugation, is called hyperconjugation. Application of hyperconjugation, application of hyperconjugation, application of hyperconjugation. नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहां आपको लिखना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स। स्टेबिलिटी देखिए, मुझे बताइए भाई, कोई भी लड़का इधर बैठा है, इनमें से कोई बताओ बेटा, जो लड़के लोग हैं इनमें से बताना कोई भी, इन दोनों में से दो एल्कीन लिखी मैंने आपके सामने, दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है बेटा? एक प्रोपीन लिखी, एक ब्यूटीन लिखा है, ब्यूटीन 2 लिखा, एक प्रोपीन लिखी है, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? कंडीशंस लिख दी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एटम्स। तो कौन सी में अल्फा, सेकंड वाली, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये अल्फा कार्बन हो गया, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो उस वाली एल्कीन में अल्फा एच कितने हो गए? 6 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच हुए? 3 अल्फा एच हुए। यहाँ पर, यहाँ आपके 6 अल्फा एच हो गए। एक तरफ आपके 6 अल्फा एच हैं, तो एक तरफ आपके 3 अल्फा एच हैं। तो आपको पता चल गया कि कौन सी एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपको पता चल गया कि हाँ कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट आपका हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये भी ज्यों का त्यों आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स। देखो किसके पास ज्यादा अल्फा एच एटम है। एक लिखा मैंने आपके सामने CH3 CH2 प्लस, एक लिखा है CH3 CH2 प्लस। किसके पास अल्फा एच एटम ज्यादा है? ऊपर वाले कितने हैं इसके पास? इसके पास 3 और इसके पास 2। ठीक है, इतना समझिए। तो ये कोई तो सिंपल सी बातें हैं, कोई इतनी ज्यादा पड़ी। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट नंबर तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ये भी आपका ज्यों का त्यों होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स आपका। ठीक है भाई, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स, ये तीनों बात आपको याद रखनी है।